संस्कृति मानव को सभ्य बनाती है और कला मानव का विकास करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मुदिता और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता IAS वॉरियर्स में। भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए हमने क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की जो बुक है उसका एक कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें पिछली क्लास में हमने प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र चैप्टर 1 का परिचय व प्रकृति देखा था। आज उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और भीमबेटका की चित्र शैली का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शैल चित्रों के अवशेष स्थल। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1867-68 में आर्कीबोल्ड क्लाइल थे। आर्कीबोल्ड क्लाइल वो थे जिनने भारतीय उपमहाद्वीप में उन स्थलों की खोज की थी जहाँ पे प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, हमें वैसे अवशेष आज भी मिलते हैं जहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल में चित्रकारी की गई थी। तो जहाँ से हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी हम वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। वो स्थल कौन से थे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। ये वो स्थल हैं, यहाँ के स्थल की गुफाओं की दीवारों पर प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र मिले हैं। गुफाओं में ऐसी चित्रकारी क्यों की जाती थी? वो गुफाओं में ही क्यों बनाते थे? क्योंकि जो आदिकालीन मानव था वो गुफाओं में रहता था, वो उसका निवास स्थल था। अगर आप आज की तुलना में देखेंगे, जैसे आज आप घर बना के रह रहे हैं ईंटों और गारों की, तो उस तरीके से वो अपना निवास स्थान का निर्माण उस तरीके से नहीं करते थे। वो प्राकृतिक आवास में रहते थे। जो गुफाएं होती हैं उसमें गुफाओं में ही प्राकृतिक इस तरीके से बना होता है कि दो चट्टानों के बीच में स्पेस होता है, उसी में वो रहा करते थे। तो ऐसी गुफाएं ही उनका निवास स्थल होती थी और स्वाभाविक है जहाँ वो रहते थे वहीं पे वो साजो सज्जा, उनकी चित्रकारी भी उन्हीं पर्वत और पहाड़ पर किया करते थे। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में कुछ शैल चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बारछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित लखुडियार में पाए गए शैलाश्रयों में प्राग ऐतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। तो ये जो अल्मोड़ा है ये कहाँ पड़ता है? आपने पढ़ा होगा, उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा। ठीक है, यहाँ पे लखुडियार पाए गए हैं। लखुडियार क्या होता है? लखुडियार का शाब्दिक अर्थ होता है 1 लाख गुफाएं, मतलब 1 लाख गुफाएं साथ में पाई गई हैं, ये लखुडियार पाया जाता है। तो कई बार ये हिस्टोरिकल प्रश्न भी पूछा जाता है कि लखुडियार कहाँ पाया जाता है, तो अल्मोड़ा में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? सोयाल नदी के किनारे पाया जाता है। और अगर आप बात करें सोयाल नदी तो ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही बहती है। और जो अल्मोड़ा है वो उत्तराखंड का एक नगर है, एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे उसका मुख्यालय भी है। ठीक है, और सुयाल नदी की बात करें तो सुयाल नदी और कोशी नदी दोनों ही वहाँ से जाती है। और अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो नेपाल के इधर हमारा उत्तराखंड पड़ता है, और उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था और बाद में इसे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि लखुडियार जो मिला है वो किस नदी के किनारे पाया जाता है? सुयाल नदी के किनारे। या फिर सुयाल नदी कहाँ पे पड़ती है? तो अल्मोड़ा में पड़ती है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो ये अल्मोड़ा में चित्रकारी पाई गई है, अगर हम उनको बांटे तो हम उन्हें 3 कैटेगरी में यानी 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो कैटेगरी क्या है? मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ। मानव चित्र यानी कि मनुष्यों को दर्शाया गया है, स्त्री पुरुष दोनों को। पशु चित्र जानवरों को दिखाया गया है और ज्यामितीय आकृतियाँ दिखाई गई हैं। तो ज्यामितीय आकृतियाँ का अगर आप बोले तो मतलब ज्योमेट्रिकल इमेजेस दिखाई गई हैं। उसमें उन्होंने क्या बनाया है? उसमें उन्होंने वृत्त बनाया है, वर्ग बनाया है, आयत बनाया है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें इस तरीके से लाइंस बनाई हैं। ठीक है, वृत्त होता है यानी कि सर्कल, कुछ कुछ सर्कल्स बनाए हैं, स्क्वायर्स बनाए हैं, रेक्टेंगल यानी ठीक है रेक्टेंगल, आयत बनाए हैं। तो इस तरीके की ज्योमेट्रिकल आकृतियाँ बनाई हैं, 3 तरह की इमेजेस बनाई हैं। इसके बाद चलते हैं कि अल्मोड़ा के चित्र की विशेषताएं क्या हैं। जो ये अल्मोड़ा में चित्र पाए गए हैं इनकी क्या विशेषताएं? आप एक चीज़ ध्यान रखें और उसको नोट करते चलें कि अगर हम जिस जगह की चित्रकारी की बात कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा दूसरी जगह से विशेषता है। कुछ चीज़ें कॉमन भी होती हैं, लेकिन जो उनके विषय होते हैं और जो विशेषता होती है उसको ध्यान रखें, क्योंकि वही एग्जाम में पूछा जाता है और NCERT से ही पूछा जाता है, कहीं बाहर से प्रश्न बनकर नहीं आता।
तो अल्मोड़ा की चित्रकारी की विशेषता क्या थी कि मनुष्यों को छड़ी जैसा रूप दिखाया गया है। अगर आप आज के टाइम में देखें तो पूरा आप जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे नहीं दिखाया गया है। उनके पास बहुत कम साधन थे, वो बस इमेज एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते थे। तो उन्होंने मनुष्यों को कैसा दिखाया है, छड़ी के रूप में दिखाया है कि मतलब एक लंबी छड़ी बना दी और उसके हाथ पैर बना दिए, तो ये क्या हो गए, मानव को प्रदर्शित किया है। पशु चित्रों में एक लंबी थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंग वाली छिपकली। जानवरों में विशेषता एक चीज क्या दिखाई है, कई रंगों वाली छिपकली। ऐसी छिपकली बनाई है जिसमें मल्टीपल कलर्स उन्होंने फिल किए हैं। बड़े थूथुन वाला जानवर, थूथुन अगर आप पूछे तो जो फेस होता है उसका जो जबड़ा पार्ट होता है उसको थूथुन कहते हैं। मतलब ऐसा जानवर दिखाया है जिसका थूथन बहुत बड़ा है। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइन और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में दिखाए गए हैं। अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया, जो ये इमेजेस दिखाई गई हैं, ये इस इमेज में लहरदार इमेज दिखाई गई है। ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिकल इमेज है। ठीक है, कुछ चित्र पहले से बने चित्र पर पाए गए हैं और कुछ चित्र ऐसे हैं जो पहले से चित्र बने हैं उनके ऊपर नए चित्र बना दिए जाते थे। ऐसा होता था कि मान लो ये वॉल है या फिर ये गुफा है, ये उसकी जो दीवार है, यहाँ पे एक चित्रकारी की गई, उसके बाद कुछ समय बाद फिर से इस पर चित्रकारी कर दी गई। ठीक है, तो लेयर दर लेयर, एक परत के ऊपर दूसरी परत भी चित्रकारी हमें ऐसी भी मिलती है। और ऐसी केवल अल्मोड़ा में नहीं, ऐसी पूरे भारत में बहुत सारी जगहों पर ऐसा पाया गया है कि एक ही स्थान पर कई परतें पाई गई हैं। अगर आप भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका पे कुछ स्थानों पर ऐसी 20 परतें पाई गई हैं कि मतलब 20 बार एक ही वॉल पर अलग अलग समय पर पेंटिंग की गई है। ठीक है, कुछ चित्र पहले से बने पाए गए हैं। यहाँ सबसे पहले जो चित्र पाए गए हैं अगर हम उसको देखें तो यहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र, उनके ऊपर लाल रंग और फिर अंत में सफ़ेद रंग के चित्र बनाए गए हैं। मतलब एक वॉल है, उस पर पहले काले रंग की पेंटिंग की गई है। ठीक है, उसके बाद में जो पेंटिंग्स बनी है वो लाल रंग की बनी है और उसके बाद में जो बनी है वो किस रंग की है, सफ़ेद रंग की बनी है। यहाँ मैंने इसे इमेज में इसलिए दर्शाया है कि अगर आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपको याद रहे, क्रम याद रहे कि पहले काला था, फिर लाल था, फिर सफ़ेद था। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो बहुत टाइम हो चुका होता है सब्जेक्ट को रिवाइज़ किए हुए, या फिर आप इतना डिटेल में रिवाइज़ नहीं कर पाते। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। तो अगर इमेज देख के जाते हैं और इमेज बना के जाते हैं तो वो माइंड में कहीं ना कहीं सेट रहता है। तो पहले काला, फिर लाल, फिर सफ़ेद। और ये पता कैसे लगाते हैं कि पहले पुरानी वाली इमेज कौन है और उसके बाद की चित्रकारी कौन सी है, तो वो मैंने आपको बताया है, कार्बन डेटिंग मेथड से पता लगाते हैं कि ये कितने पुराना है, उसका कार्बन कितना ज़्यादा डिकम्पोज हो चुका है, उसके हिसाब से उसकी एज काउंट करते हैं। कम टू द नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाए गए शैल चित्र। इसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। भाई आप मैप देख लीजिए इंडिया का। पहले हम चले उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर में चले गए, उत्तर पूर्व में चले गए थोड़ा सा, अब हम आ गए हैं नीचे साउथ में आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम साउथ की चित्रकारी की बात करें। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाए गए शैल चित्र, उनकी क्या विशेषताएं हैं। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि आप इंडिया का मैप ड्रॉ करें और उस लोकेशन को टारगेट करें और उसके सामने पॉइंट्स में लिख लें कि वहाँ की चित्रशैली की क्या विशेषताएं हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की ग्रेनाइट की चट्टान ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया। कैनवस आप जहाँ पे जिस पर चित्र बनाते हैं उसे कैनवस कहते हैं। तो उनके लिए चित्रकारी करने के लिए कैनवस की उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उनके लिए जो पूरी प्रकृति थी वो ही कैनवस थी। पहाड़, वॉल, जितनी दीवारें हैं, वो प्रकृति पर ही अपनी चित्रकारी, अपनी कला को प्रदर्शित करते थे, पूरा जुड़ के रहते थे। ठीक है, तो जो यहाँ पे पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यहाँ के जो पहाड़ थे वो ग्रेनाइट से बने हुए थे, इसलिए उनको चित्रकारी के लिए और अच्छा कैनवस प्रस्तुत होता है। इसमें से 3 प्रमुख स्थल हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुप्पकुल्लू, पिकलीहल और तैकलकोटा। तैकलकोटा या तेकलकोटा, दोनों तरीके से कुछ भी लिखा हो, अब टा या ता लिखा हो, दोनों ही लिखा हो, वो सही ही होगा। ये 3 प्रमुख स्थल हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और तीनों स्थल प्रसिद्ध भी हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। इसके बाद यहाँ 3 प्रकार के चित्र पाए गए हैं। अब जो यहाँ पे चित्र पाए गए हैं आंध्र प्रदेश में और तो कर्नाटक में पाए गए हैं, ये इनकी क्या विशेषता है। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ चित्र लाल रंग के हैं
और कुछ चित्र सफ़ेद पृष्ठभूमि पे लाल रंग के हैं। मतलब कुछ चित्र ऐसे बनाए गए हैं जो सिर्फ लाल रंग से बनाए गए हैं, कुछ सिर्फ सफ़ेद रंग से बनाए, जबकि कुछ ऐसा है कि सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, मतलब जो वॉल है उसे पहले सफ़ेद पेंट कर दिया, इसके ऊपर फिर चित्रकारी लाल रंग से चित्र बनाया। मतलब आप पूरा सफ़ेद कर दीजिए, फिर उसके ऊपर लाल रंग से जब पेंटिंग बनाएंगे, चित्रकारी करेंगे, तो वो उभर के आता है, सामने दिखता है। तो इस तरीके से पेंटिंग की गई है। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। मतलब जो ये चित्र पाए गए हैं ये थोड़े से न्यू हैं, मतलब ज़्यादा न्यू हैं। आप ये देख सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक के बाद के हैं, ये नवपाषाण काल के हैं, आरंभिक ऐतिहासिक काल के हैं, जहाँ से हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े नए चित्र हैं। ये हो गई हमारी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में किस तरीके से वो चित्र बनाते थे। अब इसकी क्या विशेषता है, चित्रों के विषय क्या हैं। हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चित्रों में क्या क्या टॉपिक्स थे जिन पर वो चित्रकारी करते थे। तो अगर हम उन विषय की बात करें तो सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल। मतलब इन चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है, जानवरों को ज़्यादा मात्रा में प्रदर्शित किया गया है, जिनमें सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, पेड़, बकरी, ठीक है, भेड़, बकरी, ये सारा है। त्रिशूल है, शायद इसको औजार के रूप में प्रदर्शित किया हो। ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। वनस्पतियों के चित्र बहुत कम है, मतलब पशु दिखाए गए हैं, मनुष्य दिखाए गए हैं, लेकिन वनस्पति को नहीं दिखाया गया है। पेड़ पौधों और वनस्पतियों को चित्रित उन्होंने नहीं किया गया है। कुप्पगुल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाला कमोद्वीप पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते दिखाया गया है। इसमें जो पुरुष हैं वो स्त्रियों का पीछा कर रहे हैं, उन्हें भगाकर ले जा रहे हैं। हो सकता है ये प्रदर्शित कर रहे हों कि स्त्रियां उनके कंट्रोल में हैं, या फिर वो अधिक ताकतवर हैं या उनके अधीन हैं। ठीक है, अलग अलग जो वो क्रियाकलाप करते थे उसको प्रदर्शित किया है दीवालों पर। उसी से हमें पता चलता है कि उनकी दिनचर्या क्या थी और वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। सबसे अधिक और सुंदर शैलचित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिलते हैं। विंध्याचल मध्य प्रदेश में पड़ता है और मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका पड़ता है। और अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक और सबसे प्राचीन अगर हमें शैल चित्र कहीं से मिलते हैं तो वो मध्य प्रदेश हैं। इसके साथ उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में भी हमें अच्छे खासे चित्रकारी मिली है। यहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय वर्षा, बिजली की गरज, ठंड, चिलचिलाती धूप से बचने में सहारा देते थे। तो जो शैलाश्रय अगर बोले शैलाश्रय किसे कहते हैं तो शैलाश्रय होते हैं शेल्टर, या फिर आप शेल्टर होम कह सकते हैं। नेचुरल जो प्राकृतिक निवास है उसको ये लोग शैलाश्रय कहते थे, कि गुफाएं होती थी और वो गुफाएं प्राकृतिक रूप से बनी होती थी, उसमें वो लोग रहते थे। ऐसी गुफाएं पाई जाती हैं और इन तरह की गुफाओं का तो आपको उसमें भी अध्ययन प्रचलन मिलता है कि जब मौर्य काल था और बौद्ध और जैन भिक्षु आते हैं तो वो लोग भी ऐसी गुफाओं में रहते हैं और उनके लिए ऐसे गुफाएं फिर निर्माण भी करवाई जाती हैं। ठीक है, तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। पहले ये होता था, बाद में आगे इसमें बनाया भी जाने लगा। भीमबेटका के शैलचित्र और गुफाएं। अब बात करते हैं भीमबेटका की। हमने आंध्र प्रदेश देख लिया, कर्नाटक देख लिया, ऊपर हमने उत्तराखंड देख लिया। ठीक है, मतलब आप इंडिया के मैप में कहाँ पे, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे चले गए। अब मिड की बात कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो अगर मध्य प्रदेश, अगर आप भीमबेटका की बात करें तो जो भीमबेटका है उसके बारे में इस चैप्टर में, हाफ ऑफ चैप्टर में केवल भीमबेटका की गुफाएं और भीमबेटका की शैल चित्रों का व्याख्यान किया गया है। यहाँ की पेंटिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। इसलिए बताया गया है कि एक रिसर्च के मुताबिक जो भीमबेटका है यहाँ पर जो पेंटिंग्स और चीज़ें पाई गई हैं वो अधिकतम प्राचीनतम स्थल घोषित किया गया है और अधिकतम प्राचीनतम है। ठीक है, एक कहानी के मुताबिक जो भीमबेटका का भोपाल वाला एरिया है वहाँ पर अर्जुन और जो पांडव थे वो लोग भी अपने वनवास के टाइम पे वहीं पे रहे थे। तो अलग अलग कहानियों से ये काफ़ी प्राचीन साबित होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि भीमबेटका के शैलचित्र की गुफाएं और इसकी क्या विशेषता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अगर आप भोपाल से देखेंगे, भोपाल कैपिटल है, इसके 45 किलोमीटर में भीमबेटका पड़ता है। अगर आपने भीमबेटका विजिट नहीं किया है तो आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए भीमबेटका।
काफ़ी अच्छा है देखने के दृष्टिकोण से। यहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय मौजूद हैं। शैलाश्रय आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसी को शैलाश्रय कहा जाता है कि इस तरीके से ये गुफा है, ये इसमें जाने का एरिया है। और यहाँ पे अब वो रहते थे तो ठंडी गर्मी, मतलब जो मानव थे उन्हें बस ये पता था कि हमें धूप से ठंड से बचना है। तो जो इस तरह की गुफाएं होती थी वो ठंडी रहती थी, इसलिए वो गर्मी में उससे बच जाते थे, बारिश से बचते थे, सर्दी से बचते थे और आग जलाया करते थे। मतलब ये उनके लिए प्राकृतिक निवास स्थल होता था। तो ऐसे 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 800 शैलाश्रय पाए गए हैं। केवल 10 किलोमीटर स्क्वायर में 800 शैलाश्रय पाए गए हैं, जिनमें से 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए गए हैं। मतलब अगर भीमबेटका में देखें तो इतनी बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। 800 की खोज की गई है, जिसमें से 500 में हमें चित्रकारी पाई जाती है। और हो सकता है कुछ ऐसे अभी भी हों जिनकी खोज ना हुई हो या जिनका अध्ययन ना हुआ हो। कम टू द नेक्स्ट। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957-1958 में डॉक्टर V.A. वाकड़कर द्वारा की गई थी। तो कब की गई थी? अगर आप इसको वर्ष में याद रखना चाहते हैं तो आपको पता है 47 में देश आज़ाद हुआ था, उसके 10 साल बाद का टाइम आप याद रखिए, 10 ईयर्स बाद। तो ये याद करने का बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। वाकड़कर द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर वाकड़कर द्वारा की गई थी। इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका की किसने की थी, तो वाकड़कर ने की थी। कोई भी टाइम पीरियड अगर आपको हिस्ट्री का याद करना हो तो एक घटनाक्रम से दूसरे घटनाक्रम को जोड़ दीजिए कि 1857, उससे 100 साल पहले प्लासी का युद्ध 1757, ठीक है। इस तरीके से 100 साल 10 साल आगे पीछे जब करके याद करते हैं तो वो चीज़ें हमेशा याद रखती, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। वाकड़कर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। पहले वाकड़कर, जो डॉक्टर वाकड़कर थे, उन्होंने इसकी खोज की। उसके बाद फिर बहुत सारे वैज्ञानिकों, मतलब जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, उन्होंने उसका सपोर्ट किया और उनके साथ काम किया। और इन्होंने बहुत सारी दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों में जाकर वहाँ रहकर उसका पूरा अच्छे से अध्ययन किया। उसके बाद हमें डाटा प्रस्तुत किया। चित्रों के विषय, उसमें चित्रों के विषय क्या है? अब हम भीमबेटका और पूरे भोपाल और भीमबेटका की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के विषय क्या है वो देख लीजिए। शिकार, और यहाँ पे जो आप विषय देखेंगे बहुत वाइड देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़े की सवारी, कि हाथी और घोड़े पे सवारी कर रहे हैं, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, शरीर सज्जा करना, मतलब अपने आप को सजाना, मुखौटा लगाना, ठीक है। तो इस तरीके से जो महिलाओं की गतिविधियां भी दिखाई गई हैं, घर के काम करना, तो इस तरीके से इसमें गतिविधियां और साथ में धर्म, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं भीमबेटका की चित्रकारी में। जो अभी हम पिछले जहाँ देख रहे थे वहाँ ज़्यादातर जानवर और मनुष्यों को प्रदर्शित किया गया है, पर यहाँ पे गतिविधियों को भी और बहुत ज़्यादा विषय बढ़ जाते हैं। इसके बाद है कि भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे कि बताया कि भीमबेटका में बहुत सारे शैलाश्रय और बहुत सारी चित्रकारी पाई गई है, तो उसको कला और तकनीक के आधार पर हम कई भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से मुख्यतः 3 के बारे में यहाँ बताया गया है: उत्तर पुरापाषाण, मध्य पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग। इसमें से भी अगर आप बात करें तो इस चैप्टर में उत्तर पुरापाषाण और मध्य पाषाण के बारे में बताया गया है। ताम्र पाषाण जब वो आ जाता है, जब तांबे की खोज हो जाती है, तो इसका हम आगे अध्ययन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो हम ऊपर जो 2 हैं उत्तर और मध्य के बारे में यहाँ बताया गया है, उसकी हम विशेषता देखते हैं कि क्या क्या विशेषता थी। उत्तर पुरापाषाण युग, उत्तर पुरापाषाण युग की चित्रकारी की क्या विशेषता थी वो देखते हैं। उत्तर पुरापाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए थे। यहाँ पे एक कलर और आ जाता है अगर हम उत्तर पुरापाषाण की बात करें, हरा रंग, ठीक है। वैसे अगर आप बात करें तो चित्रकारी की जो अधिकतर सब जगह भारत में और विश्व में पाई जाती हैं, तो ज़्यादातर लाल और सफ़ेद रंग की पाई जाती हैं, क्योंकि लाल और सफ़ेद रंग आप जितना भी प्राचीनतम देखेंगे उससे कई चित्र पाए गए हैं। बाद में धीरे धीरे और रंग बढ़ते जाते हैं, तो हरा और लाल रंग से यहाँ पाया गया है। इनमें से कुछ छड़ी जैसे पतली मानव आकृतियाँ हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों और सुअरों के हैं, ठीक है। तो ये जानवर हैं जिनको प्रदर्शित किया है बड़े रूप में और तगड़े रूप में प्रदर्शित किया है।
कुछ चित्र धवन चित्र हैं। धवन चित्र मतलब जिनको अगर पानी से धुलें तो वो वॉश हो जाएंगे, जिसे वॉश पेंटिंग्स भी कह सकते हैं। ऐसे चित्र भी मिले हैं। लेकिन अधिकांश चित्र ज्योमेट्री से भरे हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया है। और जो उत्तर पाषाण है, यहाँ पे भी हमें ज्योमेट्रिकल इमेजेस दिखी हैं, यानी कि वर्ग, आयत, इस तरह के इमेजेस दिखी हैं, लाइंस, इस तरह के इमेजेस दिखी हैं। लेकिन इन इमेजेस का, इन चित्रों का, इन शैल चित्रों का शिकारियों से क्या संबंध हो सकता है, इसे प्रदर्शित नहीं किया है। जैसे मनुष्य का और शिकारियों का और जानवरों का संबंध दिखाया गया है कि जानवर का वो शिकार करते हैं, लेकिन ये ज्यामितीय आकृतियां वो क्यों बनाते थे और इनका क्या संबंध था, इसको प्रदर्शित नहीं किया है। हरे चित्र नृत्यकों के और लाल चित्र शिकारियों के हैं। यहाँ पे इन्होंने जो चित्र में रंग प्रयोग किया है, हरा रंग, तो हरा रंग इन्होंने नृत्यकों का दिखाया है, यानी नृत्य करते हुए दिखाया है। जबकि लाल रंग किसका है? लाल रंग शिकारियों का दिखाया है। जो शिकारी हैं उन्हें लाल रंग से प्रदर्शित किया है। हो सकता है हरा रंग वो खुशी के लिए यूज़ कर रहे हों या उत्साह के लिए यूज़ कर रहे हों, कुछ भी मतलब हो सकता है, पर आपको बस ये याद रखना है कि हरा रंग नृत्यकों के लिए और लाल रंग शिकारियों के लिए प्रयोग किया गया है। पाषाण युग। अब बात करते हैं कि मध्य पाषाण चित्र शैली की क्या विशेषता थी। तो हमने उत्तर पाषाण देख लिया, और ये उत्तर पाषाण और मध्य पाषाण क्या है? भीमबेटका की ही चित्र शैली है। मतलब भीमबेटका में कई प्रकार में बांटा जा सकता है, लेकिन यहाँ मुख्यतः जिनकी बात हो रही है उत्तर और मध्य। उत्तर हमने देख लिया। अब बात करते हैं मध्य पाषाण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हमें शैल चित्र मिले हैं वो इसी काल के मिले हैं। मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई थी, मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया था। तो मैंने बताया जैसे कि सबसे ज़्यादा पेंटिंग अगर हमें मिलती हैं, सबसे ज़्यादा चित्रशैली मिलती हैं, तो वो मध्य पाषाण युग की मिलती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स भी बढ़ गए थे, मतलब विषय बढ़ गए थे जिन पर वो चित्रकारी करते थे, और साथ ही इसमें क्या हुआ था, इमेज का साइज छोटा हो गया था। तो अगर ये पूछा जाए कि किस काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में चित्रों का साइज छोटा हो गया था, तो वो क्या था? मध्य पाषाण युग। ठीक है, ऑप्शन दे देंगे उत्तर पाषाण, मध्य पाषाण, तो मध्य पाषाण युग में छोटा हो गया था। इसकी विशेषता क्या है? शिकार के दृश्य में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भल्ले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते दिखाया है। मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा था वो और ज़्यादा बुद्धिमान हो रहे थे और शिकार करने के तरीके बदल रहे थे। अब वो कैसे शिकार करते दिखा रहे हैं? समूह बनाकर कांटेदार भल्ले, ठीक है, मतलब हथियार बना रहे हैं, कांटेदार नुकीले ऐसे हथियार बना रहे, डंडे बना रहे हैं जिनसे वो शिकार कर सकें। गड्ढा खोद दिया, वहाँ पे जानवर आया और गिर गया, इस तरीके से शिकार कर रहे हैं। इन चीज़ों को उन्होंने प्रदर्शित किया है। कुछ चित्रों में आदि मानव को जाल, फंदा या गड्ढा खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया है। मतलब जाल, फंदा बनाने लगे, गड्ढा खोद के पकड़ने लगे, औजारों का इस्तेमाल करने लगे, डंडों को और कांटेदार इस तरीके की चीज़ें बनाने लगे जिससे वो शिकार कर सके। तो इन चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। शिकारी को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया है। जो शिकारी हैं, शिकार कर रहे हैं, उनको साधारण कपड़ों में दिखाया गया है, पर साथ ही उन्होंने गहने पहने हुए हैं। इस तरीके से उनको प्रदर्शित किया गया है। ये इसकी खूबी है। और क्या विशेषता है? कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और कुछ में मुखौटा पहने हुए दिखाया है। एक चीज़ की बार बार बात की जा रही है, मुखौटे की। मतलब वो लोग मुखौटा भी बनाते थे और मुखौटा भी पहनते थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जानवरों से बचने के लिए ऐसा करते हों, या फिर खुशी में ऐसा करते हों कि मुखौटा पहनते हों। तो मुखौटा दिखाया गया है और सुंदर कपड़ों में भी, दो तरीके से दिखाया, साधारण कपड़ों में भी दिखाया गया है और सुंदर कपड़ों में और सजा हुआ भी। तो मानव साज और सज्जा भी करते थे, यानी खुद को सजाने का काम भी करते थे उस समय में। ठीक है, तो दोनों तरीके से मानव को दिखाया गया है भीमबेटका की गुफाओं में। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी और छोटे बड़े जानवरों को, पक्षियों को चित्रित किया गया है। यहाँ पे पक्षियों को भी चित्रित किया गया है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जानवरों को प्रदर्शित किया गया है। ये हमें ये दिखाता है कि जो मध्य पाषाण काल के जो कलाकार थे वो जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। जानवरों को चित्रित करने में उन्हें मज़ा आता था और जानवरों की बहुत ज़्यादा वैरायटी इन्होंने चित्रित की है।
साथ ही कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया है, जबकि कुछ में मनुष्यों को जानवरों का पीछा करते और शिकार करते दिखाया है। मतलब दोनों चीज़ें दिखाई हैं। कहीं पे ऐसा है कि जानवर जा रहे हैं, मनुष्यों का पीछा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बड़े जानवर होते हों जिनसे वो डरते हों और उनका शिकार करना ना जानते हों, तो उनसे भागते और डरते हुए इंसानों को चित्रित किया गया है। कुछ में इंसान जानवरों को शिकार कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, उनका शिकार करने में कामयाब हो जा रहे हैं। ठीक है। और जबकि कुछ चित्रों में ऐसा नहीं है कि केवल शिकार का ही संबंध है, कुछ चित्रों ऐसे भी हैं जहाँ पे प्रेम और सौहार्द बरतते हुए दिखाया गया है। मतलब जानवरों के साथ प्रेम का संबंध भी दिखाया गया है कि वो उन्हें प्यार करते हैं, इस तरीके से भी प्रदर्शित किया गया है। ये चित्र अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें एक समूह है जिसमें सब लोग सवारी पे हैं और सबके हाथ में हथियार है। यहाँ पे समूह बनाकर शिकार कर रहे हैं, मतलब एक ग्रुप में वो लोग शिकार हंटिंग कर रहे हैं और जो जानवर है वो तड़प रहा है और उसको तड़पते हुए देखकर सब खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये प्रदर्शित करता है कि जो आदि मानवकालीन मानव है वो ये सोच रहा है कि जो जानवर है उसके अधीन है, जानवरों पे उनकी प्रभुता है, इसको समझकर वो खुश हो रहे हैं। ठीक है। तो मतलब ग्रुप में भी हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और इंडिविजुअल भी करते थे। इसके साथ ही जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ प्रस्तुत किया गया है। जो जानवर हैं उनको तो उनकी प्राकृतिक अवस्था में दिखाया है, जैसे वो दिखते थे, जैसे उनका रंग होता था वैसे ही प्रदर्शित किया है। लेकिन मनुष्यों को दोनों तरीके से दिखाया है, सजा हुआ भी दिखाया है और नॉर्मल कंडीशन में भी दिखाया है, गहने पहने हुए भी दिखाया है। महिलाओं को निर्वस्त्र और सर्वस्त्र दोनों में ही चित्रित किया गया है। बहुत सारे पहाड़ों पर ऐसे चित्र पाए गए हैं भीमबेटका के और मध्य प्रदेश के कि जहाँ पे स्त्रियों को बिना वस्त्र के निर्वस्त्र चित्रित किया गया है और कहीं पे वस्त्र के साथ भी चित्रित किया गया है। इसमें आप कुछ चित्रकारी तो भीमबेटका में इस तरीके की भी देखते हैं कि जहाँ पर क्या है कि उन्होंने कलर से पेंटिंग नहीं बनाई है बल्कि पहाड़ों को काट कर ही बनाई है। ये पूरा पहाड़ का टुकड़ा है, इसको ही काट काट कर एक शेप दी है और उसी को पेंटिंग बना दी है, उसी को आकार दे दिया है। ऐसे कई देवी देवता स्त्री पुरुष को प्रदर्शित किया गया है, बच्चे बूढ़े सबको प्रदर्शित किया गया है, बिना हाथों के, हाथ के सहित इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है। पत्थरों को काट काट कर भी आपको देखने को मिलता है। वो समय काल अलग हो सकता है लेकिन इस तरीके के चित्र भी भीमबेटका में मिलते हैं। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा। मतलब बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ पाई गई, सामूहिक नृत्य करते हुए। मैंने पिछली क्लास में भी आपको एक चित्र दिखाया था जहाँ पे हाथ पकड़कर बहुत सारे मानव जो हैं वो नृत्य कर रहे हैं। तो साथ में नृत्य करना, साजो सज्जा, ये एक आम विषय था जो जगह जगह पर पाया गया है कि शायद वो प्रसन्न होते हो इसलिए ऐसा करते हो या हाथ पकड़कर यूनिटी की भावना प्रदर्शित करते हों। भीमबेटका के चित्रकार रंग कैसे बनाते थे? अब बात यह आती है कि जो भीमबेटका के चित्रकार थे वो रंग कैसे तैयार करते थे। चित्रकारी तो करते थे पर वो रंग किस प्रकार तैयार करते थे? आज की तरह तो रंग उपलब्ध थे नहीं, तो वो अपने रंग कैसे बनाते थे? भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, सफ़ेद रंग शामिल हैं। जहां आपने देखा कि अल्मोड़ा में, आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर सफ़ेद, लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ के कलाकार मल्टीपल कलर्स का, बहुत सारे रंगों का प्रयोग करते थे। रंग और रंजक विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट पीस कर तैयार किया जाता था। अलग अलग तरह के पत्थर होते थे, रंगीन पत्थर, खनिज होते थे, चट्टानें होती थी जो उनको मिलती थी नदियों किनारे या पहाड़ों में, उनको वो कूट पीस कर इकट्ठा करते थे और कूट पीस कर तैयार करते थे। लाल रंग हिरमच से बनाया जाता था जिसे गेरू भी कहा जाता है। अगर आप बात करें लाल रंग की तो वो गेरू से बनाया जाता था। गेरू आज के समय में भी उपलब्ध है। अगर आप गेरू की बात करें तो गेरू अगर आपने नहीं देखा तो गांव में बहुत सारे लोग, जो गेरू होता है मटके के रंग का होता है, ये पत्थर की तरह होता है, इसको घोल कर उसके बाद पेंट किया जाता है और बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटी, यूनिक कलर देता है, नेचुरल कलर देता है। इसका इस्तेमाल हम लोग बचपन में किया करते थे। जब बचपन में पेंटिंग्स बनानी होती तो गेरू को किसी चीज़ पर कोट कर दीजिए, उसके ऊपर आप जब फैब्रिक पेंटिंग करते हैं उसके ऊपर जब आप कलर्स लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखता है। ठीक है। और अगर आप गेरू का रंग जानना चाहते हैं, जिस तरीके से गुल्लक का रंग होता है, मटके का रंग होता है, वही होता है गेरू का रंग। बहुत सुनहरा और प्यारा रंग होता है, उसी से तैयार किया जाता था लाल रंग। हरा रंग कैल से
कैल्सेडोनी नामक पत्थर से तैयार किया जाता था। कैल्सेडोनी नामक जो पत्थर था वो हरे रंग का होता था, उससे तैयार किया जाता था। और सफ़ेद रंग के लिए कहा गया है कि सफ़ेद रंग संभवतः चूना पत्थर से तैयार किया जाता है। जो चूना पत्थर होता है उससे पीसकर तैयार किया जाता था। तो लाल रंग गेरू से, हरा रंग कैल्सेडोनी नामक पत्थर से और सफ़ेद रंग चूना पत्थर से। ये तो बात हो गई कि वो रंग किस क्या कैसे कैसे कहाँ कहाँ से बनाते थे। अब रंग बनाते कैसे थे उसकी मैं प्रक्रिया आपको समझाती हूँ। रंग बनाने की जो प्रक्रिया है, खनिज की चट्टान के टुकड़ों को कूट पीसकर पाउडर जैसा बना लिया जाता था। पहले जो उन्हें जहाँ जहाँ से रंग के पत्थर मिलते थे उनको इकट्ठा करते थे, ठीक है। उसके बाद उसे कूट पीसकर किसी भी तरीके से पाउडर फॉर्म में बना लिया जाता था। अब जब पाउडर बना लिया तो फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ मिलाते थे। थोड़ा पानी मिलाते थे, थोड़ा चिपचिपा पदार्थ जो उसे कॉलॉइडल फॉर्म में ऐसा टेक्सचर दे दे जो पेंटिंग करने के लिए अच्छा हो। तो उसके लिए वो चिपचिपा पदार्थ मिलाते थे। उसमें जानवरों की चर्बी या फिर पेड़ों से निकलने वाला गोंद मिला लिया करते थे। जानवरों की चर्बी भी और पेड़ों से निकलने वाला गोंद। जो पेड़ होती हैं, बहुत सारे इस तरह के पेड़ होते हैं जिनकी स्टेम में, छाल में गोंद होता है, कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है। और ऐसे बहुत सारे तरह के पेड़ पाए जाते हैं और वो लोग वनस्पतियों में ही रहते थे, प्रकृति में। तो इस तरह की चीज़ों की उन्हें अधिक जानकारी थी। तो उसे मिलाकर वो अपना पूरा जो कलर है वो तैयार करते थे। अगर आप बात करें इस इमेज की और इस इमेज की, तो ये नहीं दिया गया है चैप्टर में। मैंने इसे इसलिए ऐड किया है जिससे आपको समझने में आसानी हो कि किस तरीके से रंग तैयार किया जाता था। इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों को से बने ब्रश से वो पेंटिंग करते थे। जो पेड़ की पतली टहनियाँ होती थी उसको तोड़कर उसी से वो अपना पेंटिंग करते थे। उसको जिस तरीके से वो पतले पतले ब्रश होते हैं उसी की तरह बनाकर और पेंटिंग किया करते थे, चित्रकारी किया करते थे। इसके बाद बात यह आती है कि आदिकालीन मानव ने असुविधाजनक स्थलों पर चित्रकारी क्यों की। अब ये प्रश्न इसलिए उठता है कि बहुत सारी चित्रकारी हमें उन स्थलों पर पाई गई हैं जहाँ पे मानव रहते नहीं थे। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे उन्होंने चित्रकारी की, जो उनके शैलाश्रय थे, जहाँ वो रहते थे, निवास स्थल, वहाँ बात ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जैसे पहाड़ों पर जाकर चित्रकारी की है जहाँ पर बस्तियाँ नहीं पाई गई, मतलब वहाँ पे मानव तो रहता नहीं था। तो ऐसी असुविधाजनक, जहाँ चढ़ना मुश्किल है और जहाँ वो रहते भी नहीं था, वहाँ पर चित्रकारी क्यों करते थे, क्या कारण था। तो इसका उत्तर ये है कि ये चित्र बहुत दूर से लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते थे, इसलिए शायद उन्होंने इतनी ऊंचाई पर चित्र बनाए हों। कि हो सकता है कि वो निचली बस्तियों में रहते हों और ऊंचे पर उन्होंने चित्र बनाए हों कि ताकि दूर से ही कोई आए तो उनका ध्यान आकर्षित हो, अटेंशन हो। या फिर हो सकता है उनके स्थल को प्रदर्शित करने के लिए, या कुछ भी कारण हो सकता है कि दूर से ही पता चल जाए कि ये स्थान है और वहाँ पे वो चित्र प्रदर्शित करते थे लोगों का ध्यान, अटेंशन आकर्षित करने के लिए। तो ये रीज़न है। दूसरा प्रश्न ये उठता है वैज्ञानिकों के सामने, कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे। मैंने जैसे आपको बताया कि भीमबेटका की कई जगहों पर 20 परतें यानी 20 लेयर्स तक पाई गई हैं एक ही स्थान पर। मतलब आप एक वॉल पे समझ सकते हैं, एक बार पेंटिंग की गई, फिर उसके बाद पेंटिंग की गई, फिर एक उसके ऊपर पेंटिंग गई। तो एक्चुअल में जो शैल चित्र है उसको समझना बहुत कठिन हो जाता है कि उसमें कोई जो लाइनें हैं वो किसी और समय काल की हैं, कोई लाइनें किसी और समय काल की हैं। तो एक ही जगह पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे, अलग अलग स्थान पे क्यों नहीं बनाते थे। तो इसके लिए 3 कारण बताए गए हैं। कलाकार को अपनी रचना पसंद ना आने पर वह उस स्थान पर दूसरी अपनी रचना बना देता होगा। मतलब कि एक बार उसने अपनी रचना बनाई, अब उसको वो इमेज पसंद नहीं आई या उसको दोबारा चित्रकारी करने का मन किया, तो उसने अपनी ही चित्र के ऊपर दूसरी चित्रकारी कर दी। ठीक है। दूसरा कारण बताया गया है, वह स्थान पवित्र माने जाते थे, इसलिए उन पर कलाकार बार बार चित्र करते थे। ऐसे स्थान जहाँ पे वो नृत्य करते थे या चित्रकारी करते थे उसको पवित्र माना जाता था। तो उस स्थल को पवित्र मानते हुए बार बार वहीं पर चित्रकारी की जाती थी। तीसरा कारण है, भिन्न भिन्न पीढ़ियों ने एक ही स्थान पर बार बार समय या अलग अलग समय पर ये चित्रकारी की है। इसका मतलब ये है कि ए ने चित्रकारी की इस स्थल पर, उसका बेटा आया बी, उसने भी उसी स्थान पर चित्रकारी की, फिर उसका पुत्र आया सी, उसने भी उसी स्थान पर चित्रकारी की। मतलब 3 जनरेशन 4 जनरेशन ने उसी स्थान पर चित्रकारी की, क्योंकि उनके पूर्वजों ने वहाँ पर चित्रकारी की। तो इसलिए समय काल में अंतर हो सकता है, या फिर हो सकता है पवित्र स्थान होने के कारण बार बार हुई, इसलिए भी उसमें टाइम में अंतर आता है, और अपनी रचना नापसंद होने के कारण भी उसी स्थान पर बार बार चित्रकारी की गई। तो इस तरीके से ये अलग अलग अनुभव और अलग अलग आंसर बताए जाते हैं।
पर प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की कलाएं, कि सिंधु घाटी की क्या क्या विशेषता थी, उस समय क्या क्या कलाएं विकसित हुई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। काफ़ी अच्छी कलाएं वहाँ उसमें विकसित हुई हैं। तो सारी कलाओं को और जो जो प्रकृति है और प्रकार है सब कुछ विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही चैनल पर हिस्ट्री का भी कोर्स चल रहा है जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं स्पेक्ट्रम से। उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। टीपू सुल्तान और मैसूर, आंग्ल मैसूर का युद्ध काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।